बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के मामले में लग रहा था कि चीज़ें बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। फिर हमने देखा कि लेबनान में इजराइल ने जंगबंदी के बावजूद हमले किए और अभी भी जारी रखे हुए हैं। और ऐसे में जब बैरूत पर हमले होते हैं तो ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले किए गए। फिर अमरीकी सदर ने दोबारा झाड़ा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को। एज ऑफ नाउ इजराइल और ईरान के दरमियान तो जंगबंदी दोबारा हो गई है, लेकिन जो सिलसिला लेबनान में जारी है, क्या ये इसी तरह रहेगा या ईरान जो है वो इसके ऊपर डटा रहेगा कि जब तक यहाँ पर जंगबंदी नहीं होती तब तक जो है वो अमेरिका के साथ ईरान किसी मुआहदे में नहीं जाएगा। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक मरतबा दोबारा जो कुछ खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं है। एक तो एक के बाद एक वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की डील करते जा रहे हैं। ऐसे में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है वो एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत किस तरीके से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स में इजाफा कर रहा है। सेकेंडली, जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली आई है। वो तब्दीली क्यों आई है, इसकी वजह क्या है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया पर सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। सर, सबसे पहले भारत की बात कर लें। सर, ये जो सिप्री की रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, एक तो सर ये बता रही है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं उसमें गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा किया है। आई एम श्योर ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन जो सिप्री की रिपोर्ट है वो इंडिकेट कर रही है कि बहरहाल इजाफा हो रहा है भारत की जानिब से। फिर वो कह रहे हैं कि ये इनकी जो अप्रोच है उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली है और अब भारत पीस टाइम के अंदर भी अपने कुछ वॉरहेड्स जो है वो डिप्लॉय रखेगा। आपके नज़दीक ये कोई ख़तरे की बात है या अब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? बहुत शुक्रिया हैदर, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो सिप्री आप कह रहे हैं ना, ये जिसको कहा जाता है मिलिट्री टर्म में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए बताता चलूं, ये 1966 में शायद कायम हुई थी जी। और ये बुनियादी तौर पर दुनिया में जितनी आर्म्स कंट्रोल है, आर्मामेंट डेवलपमेंट है, मिलिट्री डील्स हैं, सिक्योरिटी मैटर्स हैं, उन पर कमेंट करती है। ऑल्दो ये कमेंट ओपन सोर्स और अपनी रिसर्च बुनियाद पर करती है। ऑफिशियल गवर्नमेंट तो जाहिर है कोई नहीं बताती कि किसके पास कितना न्यूक्लियर आर्सेनल है या कितने दूसरे स्टॉक फाइल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्रेडिबल इसका डाटा होता है। सही। जो इंडिया का आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो नई हिजान खेजी, वैसे भी हम देख रहे हैं उनके बिहेवियर के अंदर। और अगर आप लिंक करें न्यूक्लियर से, तो हमने इसके ऑपोजिट बिहेव किया। हमने ज्यादा रिस्ट्रेन किया। हमने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की इस अटैक के दौरान मई 2025 में जो हमला हुआ था उस पर एक दफा भी न्यूक्लियर थ्रेट नहीं यूज की, ना ऐसा कोई जाहिर किया अपना इरादा। तो ये इटसेल्फ जाहिर करता है कि हम उस इंडिया से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। हालांकि हमने एग्जिस्टेशनल थ्रेट के होने की वजह से खुदा ना खास्ता जब भी कभी इस्तेमाल किया तो तभी करना है। हमने कोई ऑफेंसिव, हमारा डिजाइन नहीं है, हमारा रीजनल हेजमनी कोई नहीं है, हमने किसी मुल्क पर काबिज नहीं होना। हमारी तो जब भी बका को खुदा ना खास्ता खतरा हुआ उसके लिए बनाया। और जब दुश्मन अपने आप से बड़ा हो और आप पर हमलावर हो तो जाहिर है एक थ्रेट होती है, उसके बावजूद हमने बहुत रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया है। तो आई थिंक इसको सीरियस लेना चाहिए, खासतौर पर हिंदुस्तान की। सिर्फ अगर आप बाकी चीजों से भी डिजाइन करें, जिस तरफ आप इंट्रोडक्शन में इशारा कर रहे थे कि स्टॉक फाइल बढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया नोटिस इसलिए कम लेती है कि उनके बायलैटरल स्टेक्स हैं हिंदुस्तान के साथ। बहुत सारी चीजों पे लुक द अदर साइड पूरी दुनिया करती आई है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा सर, ये जो उन्होंने अपनी पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है, सिप्री कह रहा है कि इंडिया में ना ओकेजनली डिप्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑन मिसाइल्स ड्यूरिंग पीस टाइम। ये मुझे समझाएं जरा कि पीस टाइम में इसकी क्या जरूरत है और इससे बुनियादी तौर पर भारत क्या मैसेज देना चाह रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है उसका इससे मैटर नहीं करता कि पीस टाइम में डिप्लॉयमेंट हो, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर हो, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर हो। दोनों में, तीनों में फर्क ये है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, लोकलाइज्ड एरिया के लिए होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक होते हैं वो मेजर डिस्ट्रक्शन या बहुत ज्यादा ऐसा इनहाइलेट करने के लिए, ऑब्लिटरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन न्यूक्लियर टर्म के अंदर जितनी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी या पढ़ाई, उसके अंदर न्यूक्लियर यूज होता है। उसके अंदर पीस टाइम, टैक्टिकल वेपन्स, स्ट्रेटेजिक वेपन्स, वॉरहेड्स का साइज, इट डज नॉट मैटर। इट्स अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट खत्म हो जाए एक कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर, तो ये बहुत खतरनाक मैसेजिंग होती है।
पिछली जंग के मैं एक फिर दोबारा रिलेट करना चाहूंगा कि 2025 जो मई में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो हिंदुस्तान ने हम पर ब्राह्मोस और दूसरे मिसाइल फायर किए थे, ये तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस तरह थ्रेट नहीं लिया। लेकिन कोई भी दुनिया में दो ममालिक जो न्यूक्लियर हैं वो नेबरिंग कंट्री नहीं है उस तरह। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान दो नेबरिंग कंट्री हैं जिसके अंदर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का ट्रेवल ऑलमोस्ट शायद सेकंड्स में भी हो सकता है बार दफा अगर बॉर्डर के करीब से लॉन्च किया जाए। तो ये एक बहुत सीरियस जिसको कहते हैं पोस्चरिंग है। हिंदुस्तान शायद अपने लोगों को इस तरह वॉर हेजमोनिक डिजाइन की तरफ डाइवर्ट करके, और वही जो पिछले साल हुआ था वो एक आई थिंक वो इलेक्टोरल कह लें, पॉलिटिकल गेन कह लें, या मिलिट्री को पॉलिटिकल एंगल से इस्तेमाल करने को शायद मैं उसी एंगल से ही लूंगा। अच्छा सर, और ये जो एक और इसके अंदर उन्होंने बताया कि भारत जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स है पूरी, मतलब ग्लोबली उन्होंने कहा है कि 8.2% ऑफ द टोटल ग्लोबल आर्म्स भारत इंपोर्ट कर रहा है। मेजर इसमें रशिया से 40%, फिर 29% फ्रांस से, उसमें एक बड़ी डील जो कि रफाल की भी उन्होंने दोबारा की है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में असलहा खरीदना बुनियादी तौर पर कोई मकसद होगा उसका? ये जो एक के बाद एक डील कर रहे हैं, वो कभी हम देख रहे हैं कि वो ड्रोन्स के हवाले से डील्स कर रहे हैं, अभी वो रफाल के हवाले से डील कर रहे हैं, फिर अभी दोबारा एक बहस शुरू हो गई है सुखोई 57 को लेकर। गो के उसमें अभी हमें लग रहा है कि शायद किसी रुकावट का सामना, लेकिन बहस का आगाज जरूर भारत ने हुआ है। तो ये आपको लगता है कि इनका मकसद यही है कि अब तैयार करें खुद को पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जंग के लिए? हैदर, जंग में जब भी होती है दो तरह की आपको तैयारी या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। जब भी आपने जंग लड़नी होती है, एक आपकी कैपेबिलिटी होती है यानी कैपेसिटी, और दूसरा आपका होता है हौसला। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। ना आपको काबिलियत अकेली आपको जंग जितवा सकती है, और ना सिर्फ हौसला आपको जंग जिता सकता है। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने की कि अगर आप में काबिलियत कम हो, काबिलियत का मतलब मैं मिलिट्री हार्डवेयर, वेपन, जहाजों, शिप्स, सबमरीन्स, टैंक्स की बात कर रहा हूं। जब आपकी वो कैपेबिलिटी कम हो तो हौसला उसको प्लग कर लेता है, जो कि पाकिस्तान की सूरत में हुआ लास्ट टाइम। हमारी काबिलियत 1/3 थी, अल्हम्दुलिल्लाह हौसले से हमने कंपनसेट किया। हिंदुस्तान की काबिलियत ज्यादा थी लेकिन हौसले से कंपनसेट नहीं किया। ठीक, तो ये हिंदुस्तान अब ये साबित करना चाह रहा है अपने लोगों को एक इत्मीनान देने के लिए, एक सेंस ऑफ बिलीफ देने के लिए, और जो एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी पैदा की है उन्होंने, हिंदुस्तान ने ऑफेंस लॉन्च करके वो लोगों को एश्योर करवाना चाह रहा है बुनियादी तौर पर कि हम काबिल भी हैं, हमारी कैपेसिटी भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। लेकिन स्टैंड लोन कैपेसिटी, कई दफा आपके प्रोग्राम में मैं अर्ज कर चुका हूं कि स्टैंड लोन कैपेसिटी आपको नहीं कुछ देती जब तक उस कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करें, जो हमने कई दफा बात की, मल्टी डोमेन ऑपरेशन में लेके जाएं, उनके कोऑर्डिनेशन करें, वन किल पिक्चर हो तमाम ऑपरेटर्स की, तब आप करते हैं। स्टैंड लोन आप जितने मर्जी राफेल ले लें, जब तक वो राफेल उनके बाकी सिस्टम्स के साथ, ग्राउंड फोर्सेस, नेवल, इलेक्ट्रॉनिक, ईडब्ल्यू, एयरबोर्न, सैटेलाइट, उनसे लिंक नहीं करेंगे तो आप वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने यही किया, जहां उनका बहुत हमारे से लैग है, यूं समझ लें। तो अगर वो आएंगे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पाक फिजाइया के पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूं कि और ज्यादा हम उन चीजों पर, उन चैलेंजेस के प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पिछली दफा चैलेंजेस को फेस किया था। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे एमका के मुतालिक भी थोड़ा सा बताइएगा। ये जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का ख्वाब भारत देख रहा है, मैं जनरल बख्शी को उस पर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शायद ये वो ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। एक बुनियादी वजह इंजन्स का है, जो GE 414 इंजन इसके लिए रिक्वायर्ड है। वो कह रहे हैं कि जो तेजस के लिए हमने 404 मंगवाए वो हमें टाइमली डिलीवर नहीं हो रहे, और कब बाकी मिलेंगे, 7-8 मिले हैं, बाकी कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। तो 414 तो हमें टाइम पे कभी नहीं मिलेंगे। और उनका ये ख्याल है कि तेजस जो प्रोजेक्ट है इसको फ्लॉप ही अमेरिका ने करवाया, और वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम एमका प्रोड्यूस करें। तो आपको, और ये भी उनका ख्याल है कि अगर भारत खुद से इंजन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो अगले 10-12 साल इसमें भारत को लग सकते हैं। आप सर इस प्रोजेक्ट को कैसे देख रहे हैं, और जो कंसर्न्स उन्होंने बताए, आपको लगता है कि ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं? देखिए अदर, जब 1985 में जब तेजास को कंसीव किया गया था, तो जो पहला डिजाइन था, इस पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जो दुबई में क्रैश हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जब ये तेजास कंसीव किया गया था 1985 में, उस वक्त इंडिया के डिजाइन के मुताबिक उसका इंजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इंजन यहीं बनना था, एयरफ्रेम भी इंडिया में बनना था, और इंजन इंडिया का अपना मेड इन इंडिया होना था। बाद में उनको लगा कि उनके इंजन की प्रोग्रेस स्लो है, जहाज का एयरफ्रेम तैयार है, तो उन्होंने अमेरिका से 404 की बात की थी, GE 404, जनरल इलेक्ट्रिक 404।
तो 404 जब उनको सप्लाई शॉर्ट होना शुरू हुई, प्रॉब्लम तेजस में आया भी बुनियादी तौर पर इसलिए है कि उसकी इंटीग्रेशन एयरफ्रेम से वो नहीं कर सके, क्योंकि उनका एयरफ्रेम तैयार नहीं किया गया था उसके साथ। फिर उनको बहुत हार्डशिप पेश आई और आपने देखा रेस्ट इज हिस्ट्री, जनरल बख्शी जिसका हम नाम ले रहे हैं वो। और आपको लाइटर नोट पे इंजॉयबल पॉइंट भी एक बताता चलूं कि हिंदुस्तान का लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फिलीपीन और इजिप्ट और बहुत सारे मुल्कों को इंक्लूडिंग यूएसए को एक्सपोर्ट करने का प्रोग्राम था तेजस का। यानी वो चाह रहे थे कि अमेरिका हमसे जहाज खरीदेगा, हम अब इतने सस्ते बना लेंगे। तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, में उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो वैसे मैं भी लाइटर नोट पे एक ही बात करता हूं कि जिस तरह एक के बाद एक तेजस गिर रहा है, अगर कल को कभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो, जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई तो फिर तो ये तेजस उड़ा नहीं सकेंगे और हमें मौका नहीं मिलेगा ये तबाह करने का। बहरहाल सर, थोड़ा सा ईरान और अमेरिका से मुतालिक बात करते हैं। सर, हर रोज जब हम डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट सुनते हैं, लगता है कि बस डील तो हुई पड़ी है, अभी आधे पौने घंटे में कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी कि जी बड़ी पॉजिटिव नोट पर चीजें बढ़ रही हैं। जो गुज़िश्ता हफ्ते हुआ, गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में और अभी आज की जो उनकी स्टेटमेंट है कि 2-3 रोज में जो है वो अच्छा मुआहदा हो सकता है। फिर आज जेडी वेंस का जो फॉक्स को इंटरव्यू है, उसमें यह कहना कि ईरान के साथ जो डील मुज़ाकरात हैं वो बड़े पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रहे हैं और ये डील जो है ये अमेरिका के फायदे में होगी, चाहे इजराइल इसको पसंद करे या ना करे। आप सर इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस जंग में इजराइल को पूरी मुआवनत अमेरिका की हासिल है और अब ये अप्रोच अमेरिका के नायब सदर की और इवन सदर की, ये आपको लगता है कि ये दिखाने के लिए दुनिया को, या एक्चुअली अब वो इस नहज पर पहुंचा दिया उसने नेतन्याहू ने कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गए? अगर मुझे इजाजत दें, आपने एक जो पिछला सवाल किया था, आपके व्यूअर्स को इंतजार ना हो, आपने पूछा था एमका के बारे में, सिर्फ 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर दूं, लिंक कर दूं पिछले सवाल को। देखिए, एमका जहाज है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान बना रहा है। ये तेजस की समझे लेटेस्ट वर्जन है और ये कहते हैं 5th जनरेशन जहाज होगा हिंदुस्तान का। लेकिन उन्होंने इस दफा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उन्होंने एक और प्राइवेट कंपनी को ऑर्डर दिया है कि वो बनाएगी। वो समझते हैं तीन को प्रोटोटाइप का ऑर्डर दिया सर, एक फॉर्ज, भारत फॉर्ज को, टाटा को और लार्सन एंड टोब्रो को। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं तफसील नहीं जा रहा था, लेकिन ये जहाज को बनाना वो चाह रहे हैं और ऑलरेडी प्लान में कोई 10 साल के बाद इनका प्रोटोटाइप उड़ने का प्लान है। अच्छा। तो उसके बाद की प्रोडक्शन शुरू होगी कि तो लेट्स सी वो कितनी लिथैलिटी काउंट करता है। कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अभी किया, देखिए अगर बुनियादी तौर पर इस वक्त जिसको कहते हैं ना कि विक्ट्री जो होती है उसके बहुत सारे मालिक होते हैं, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। अब जो विक्ट्री नहीं मिली तो अब अमेरिका और इजराइल के दरमियान ब्लेम गेम शुरू हो गई है। आपने नोट किया कि इजराइल इतना लेस रेलेवेंट ग्लोबली कभी भी नहीं था, इतना इजराइल लेस रेलेवेंट अमेरिकन पॉपुलेशन की नजर में भी नहीं था। मेरा कल एक अमेरिका से दोस्त आए हुए थे पाकिस्तानी, उनके साथ मैं खाना खाया तो मैंने उनसे यही पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वो सिंपैथी नहीं रही। पहले लोग डिवाइडेड थे अमेरिका के अंदर कि इजराइल कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। उन्होंने कहा मेजॉरिटी जिसको आप मिले वो समझते हैं कि हम इजराइल की पॉलिसियों की वजह से हॉस्टेज बने हुए हैं, यानी हमारी इकोनॉमी, हमारी मिलिट्री कैंपेन, हमारी अब वॉर्स जो है वो इजराइल डिक्टेट करता है। अब जब वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका को हासिल नहीं हो सके और अमेरिका चाहता है ग्रेसफुल एग्जिट करना चाहता है, तो अब आपने देखा इजराइल नहीं करने दे रहा। तो इजराइल इसलिए नहीं करने दे रहा कि वो समझता है कि जब तक इन हालात में अगर ईरान को छोड़ा गया तो ईरान तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया ग्लोबली। इजराइल आइसोलेटेड है, इतनी लो रेटिंग उसकी नहीं थी एक्सेप्टेबिलिटी की, नंबर 1। नंबर 2, आप ईरान इतना रेलेवेंट हो गया है कि कोरिया, जापान, इंडिया जो नोन थे कि प्रो अमेरिका लॉबी है, वो डायरेक्ट ईरान से नेगोशिएट करके अपने लिए फेवरेबल टर्म मांग रही है तेल की सप्लाई के लिए। तो ईरान रेलेवेंट हो गया खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और इजराइल खासतौर पर आइसोलेट हो गया। तो इजराइल को ये कबूल नहीं है, इसलिए वो प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से एग्रीमेंट हो ना जाए। और ये जो शॉर्ट स्क्रिमिशेस हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, ये भी उसी की वजह से है, जस्ट टू स्पॉइल द होल शो। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम निकाला। नाज़रीन, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना जाएगा जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका का जो मामला है उसको प्रोग्राम के हिस्से में उस पर गुफ्तगू करेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त हो क्या रहा है। क्या वाकईतन जो स्टेटमेंट्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हम देख रहे हैं, जिसमें अब लग रहा है कि उनकी टोन में थोड़ा सा फर्क है और एक एग्रेशन टूवर्ड्स इजराइल दिखाई दे रहा है। वहीं दुनिया में एक सवाल भी है कि इजराइल अमेरिका की मदद के बगैर ये जंग नहीं लड़ सकता। तो अगर हकीकतन ये अप्रोच व्हाइट हाउस में है कि इस जंग को खत्म करना है, या इजराइल जो कुछ कर रहा है, नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है,
वो गलत है, तो अमेरिका अपनी सपोर्ट क्यों नहीं जो है वो खींच रहा इजराइल से? प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर कब हम ये देखेंगे या कब मौजूदा हालात में क्या लग रहा है, कब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो सकता है? और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये जो कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, एक तो गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ हुआ गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में, और फिर आज की जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है कि अगले 2-3 रोज में ईरान के साथ अच्छा मुआहदा हो सकता है। ये स्टेटमेंट माजी की स्टेटमेंट्स की तरह की एक स्टेटमेंट है जो वो हर हफ्ते दे रहे हैं कि कल कुछ हो जाएगा, इस वीकेंड पे कुछ हो जाएगा, अगले वीक के आगाज में कुछ हो जाएगा। या हकीकतन आपको लग रहा है कि अब चीजें इस तरह पॉजिटिवली बढ़ रही हैं कि कुछ होने का इम्कान है? जी हाँ, उसके असबाब हैं, पॉजिटिवली बढ़ रही हैं। पहले तो जवाब ये है कि यस, चीजें पॉजिटिवली बढ़ रही हैं, चीजें एक नेचुरल कोर्स की तरफ जा रही हैं। जब शुरू में ये जंग का आगाज किया था 28 फरवरी को, तो उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये किस रुख पर ये ऊँट बैठेगा। नेतन्याहू और उसकी टीम ने और इजरायली लॉबी के अफराद ने ये बताया था कि ये बस 5-6 दिन की बात है और ये मामला रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान पर सारे मामला ईरान के ठीक हो जाएंगे, हमारा इन्फ्लुएंस बरकरार हो जाएगा और हमारा मसला हो जाएगा। लेकिन वो तो अब 100 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होना भी नहीं है आगे जाके। ये बात अमेरिकन को भी समझ आ गई है, ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को भी समझ आ गई, और यहीं से आपके सवाल का जवाब शुरू होता है, क्योंकि उनको अब ये बात समझ आ गई है कि ये जंग जीती नहीं जा सकती। ईरान उसी मजबूती के साथ खड़ा है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप के 20-25% उनकी मिसाइल की कैपेबिलिटी रह रही है, लेकिन जितने इंडिपेंडेंट सर्वे आए हैं या जितने इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो कहते हैं कि 80-85% उनकी कैपेबिलिटी उसकी तरह बरकरार है। कई मामला में उन्होंने दोबारा अपने आप को रिपोजिशन कर। तो इस ऐसी सूरत में इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कई प्रोग्रामों में आपके प्रोग्राम समेत ये कह चुका हूँ कि दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि स्टेट ऑफ हॉर्मस एक तवील अरसे तक फंड रहे। आज भी वैसे डोनाल्ड ट्रंप से जिस वक्त सहाफियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम दोबारा बॉम्बिंग कर सकते हैं, फिर 2-3 हफ्ते मजीद लगेंगे, लेकिन ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो अगले 1 माह के लिए फिर से बंद हो जाएगी। तो ये प्रेशर है सर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मस की क्लोजर का, और वो जो डेस्परेशन हमने माजी में उनकी स्टेटमेंट से भी देखी, जो वो अब मजबूर हो गए, और जो स्टेटमेंट्स हम गुज़िश्ता चंद रोज से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू के लिए देख रहे हैं, वो सर ये दुनिया के दिखावे के लिए या एक्चुअली वो अब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और इस दहेज पर पहुंचा दिया नेतन्याहू ने कि वो मजबूर होकर अब ऐसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके खिलाफ? इवन आज जेडी वेंस ने भी फॉक्स न्यूज को कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डील है वो मामला बड़े पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, ये डील अमेरिकियों के फायदे में है, चाहे इसराइल इससे खुश हो या ना हो। देखिए, ये सारे बदलते हुए हालात के मुताबिक फैसले होते हैं दुनिया के, और खासतौर पर जियोपॉलिटिकल मामला तो कहते हैं कि डायनामिक डिसीजन करने पड़ते। जो इस वक्त हालात हैं जिसका तस्वर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस वक्त शुरू की थी जंग, उस वक्त 28 को, उस वक्त इसका तस्वर नहीं किया। अब हकीकत सामने आ गई, और जब हकीकत सामने आ गई तो जब उसको सामने रखते हैं तो वो मसले में पड़ जाते हैं, वो एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए कि एक तरफ तो इजरायली लॉबी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका में, और इजरायली लॉबी की अब भी यही कोशिश है कि किसी तरीके से अब भी चंद दिनों की बहुत तेज रफ्तार किस्म की एक हमला किया जाए ईरान पर, और उसमें बल्कि नाम भी सामने आ गया है इजरायली लॉबी के। वैसे तो बहुत सारे अफराद हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं उसको, जैपसन, और वो लीड कर रहे हैं इस लॉबी को, और वो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द उन्होंने उसी नेटवर्किंग और उसी जाल के जरिए अब भी प्रेशराइज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि उनकी जहनी कैफियत, एक तरफ उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं इजरायली लॉबी के, जितने कांग्रेसमैन वुमेन हैं और वहाँ के लोग हैं, वो सारे के सारे वादे रहे कि इजरायली लॉबी वहाँ काफी फंडिंग करती है, और साथ में जब इलेक्शन होता है कांग्रेस का या सेनेट का, तो उस वक्त वो उसमें फॉर्म वगैरह साइन करा के और उनसे बड़े अंडरटेकिंग वगैरह लेते हैं। तो इस जुमरे में और इस पैराहे में देखें कि डोनाल्ड ट्रंप पे यकीनन एक तो प्रेशर इजरायली लॉबी का, नेतन्याहू को कह रहे हैं, जाहिर है इजरायली लॉबी नेतन्याहू के लिए काम कर रही है, इजराइल के लिए कर रही है, सहूलियत के लिए कर रही है,
इसलिए इजरायली लॉबी को कहा जा रहा है। एक तो तरफ सर तो फिर उसका ऐसे में एक प्रेशर, सवाल सर दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि ये जंग अमेरिका के बगैर इसराइल लड़ नहीं सकता, सारा असलहा मेजॉरिटी जो है वो अमेरिका उनको प्रोवाइड करता है। इवन इस जंग के अंदर जिसको अमेरिकियों ने तस्लीम नहीं किया कि ये अमेरिका की जंग है, उन्होंने कहा ये तसल्लुत की गई हम पर इसराइल की जंग, उसमें भी अमेरिका ने इसराइल की निस्बत ज्यादा असलहा इस्तेमाल किया। अमेरिका का फाइनेंशियल जो लॉस है इस टर्म में वो ज्यादा हुआ, तो क्यों वो हाथ नहीं खींच रहे इसराइल के पीछे? वो सपोर्ट अभी भी बदस्तूर जारी है। नहीं, इस सवाल का जवाब जो मैं पहले गुफ्तगू कर रहा था उसमें कुछ शामिल है, और दूसरा इसमें मजीद ये है कि क्योंकि इजरायली लॉबी का प्रेशर है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है अमेरिका की। ये हकीकत है कि अमेरिका अगर हाथ फेंके तो इजराइल की टोटल तो पॉपुलेशन वहाँ 70 लाख के करीब रह गई है, बाकी फलस्तीनी और दूसरे लोग हैं उधर, तो वो तो उनको तो ये जितने ममालिक इर्द गिर्द हैं वही काफी है उनके लिए। लेकिन क्योंकि ये अमेरिका की पूरी प्रणाली और सपोर्ट रहती है, और अपनी अब भी जितने वहाँ फौजी डिप्लॉयमेंट होती है वो इसी मद्देनजर इस चीज को रखा जाता है कि इजराइल को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बहरहाल इस पैराहे में एक तो ये मैं जो बात इधर करना ये चाहता हूँ कि इस वक्त तवाज़ुन जो है चेंज हो गया। इजरायली लॉबी पहली दफा अमेरिका में ये नजर आ रहा है कि इजरायली लॉबी का प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पड़ गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जो कि ईरान ने डाला है, जिसका तस्वर उन्होंने नहीं किया था, और ये पूरी दुनिया प्रेशर इस पर डाल रही है। और अब तो अमेरिका के जो अपने अफराद हैं, जिस तरीके से 42% फ्यूल का, यानी कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, फ्यूल प्राइसेस है उसका बढ़ जाना इस मुल्क में जस्ट ये 100 दिन के अंदर, तो लोगों की जेबों पर जब बोझ पड़ता है तो लोगों को फाकाकशी वहां हो जाती है, इसलिए कि वहां पे चेक टू पे चेक अमेरिका में लोग रहते हैं। एक तो उसका प्रेशर, दूसरा मिड टर्म आने वाले इलेक्शन में ये नजर आ रहा है, नविश्ताई दीवार है कि ये रिपब्लिकन हार जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, और ये कह चुके हैं अपोजिशन के लोग, यानी कि उस तरफ डेमोक्रेट्स के कह चुके हैं कि हम फिर 25वीं अमेंडमेंट को इन्वोक कर देंगे, और साथ उसके हम फिर इम्पीचमेंट के साथ साथ हम प्रोसिक्यूट भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। कभी नहीं चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप कि ऐसा हो, या रिपब्लिकन कभी ये नहीं चाहेगी। लिहाजा अब भी उनके पास ये जो चंद दिन है नवंबर से पहले, वो चाहते हैं कि इसमें उसको रिकवर करें, बताएं कि जी हमने कितने खुशसलूबी से इस मामले को हल किया, जंग भी जीती हमने, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बार बार बताते हैं। और ईरान बिल्कुल डटा हुआ है, अपने जो मुतालबात उसने पहले दिन से किए हैं उसी पे डटा हुआ है। असल अब भी जो खराबी पैदा हो रही है लबनान में, गुज़श्ता शब दोबारा काफी हमले किए हैं इजराइल ने, और इजराइल ने अब भी जो वहाँ ताइस है जहाँ से उन्होंने अभी भी इलेक्शन जारी है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऐसे में ईरान नहीं मानेगा। ईरान ने कहा है कि जब तक ऑल फ्रंट, यानी लेबनान इज आवर रेड लाइन, जब तक वहां भी, और इसीलिए अब दोबारा ये बात तो सर लेबनान के हवाले से आपको क्या लगता है मुस्तकबिल करीब में क्या करेगा अमेरिका ऐसा कि इजराइल बाज आ जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या इवन इंटरव्यूज के अंदर उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं वो तो ऐसी हैं कि वो शट अप कॉल दे रहे हैं, इजराइल को स्नैप कर रहे हैं, नेतन्याहू को झाड़ रहे हैं कि बंदे के पुत्र बनो, नहीं करो ये हरकतें, लेकिन वो बार बार वही हरकतें कर रहे हैं। और ईरान भी क्लियरली कह चुका है कि लेबनान हमारी रेड लाइन है, लेबनान में आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, ईरान के उसमें भी इंटरेस्ट है कि हिजबुल्लाह उसके अंदर जो है वो लीड करे, ईरान उसको सपोर्ट करता है। तो इस सारे सिनेरियो में फिर आपको लगता है कि अमेरिका मजबूर कर पाएगा नेतन्याहू को कि बस कर दो, अब कोई मजीद कार्रवाई लेबनान में नहीं करनी? जी हाँ, वो कहते हैं फसाने में हकीकत से ज्यादा हुस्न होता है, हकीकत को बराए मसलिहत अफसाना कहते हैं। वाह वाह वाह। ये डोनाल्ड ट्रंप की शटअप कॉल जो है ना वो काम नहीं आई। उन्होंने एक शब्द पहले परसों के दिन शटअप कॉल दी नेतन्याहू को, और उसी शब्द उन्होंने हमला कर दिया इजराइल ने ईरान पर। तो कहने का मकसद ये है कि इजरायली लॉबी जो वहां काम कर रही है वो अक्सर हावी हो जाती है। लेकिन अब जिस नहज पर बात पहुंच गई है, मैं आ जाता हूँ लबनान पर भी, जिस नहज पर बात पहुंच गई है वो अब उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। जिस तरह ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि वो उसकी मुज़ाहमत करे, डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है कि अपनी सियासत को बचाए, अपने आप को प्रोसिक्यूट होने से बचाए, अपने आप को इम्पीच करने से बचाए। लिहाजा इसीलिए आप देख रहे हैं कि तलखी दिन ब दिन आती जा रही है, और यही वजह है कि जो उनकी गुफ्तगू हुई नेतन्याहू से
वो जिस तरह की खबरें आ रही हैं लीक की गई, इसलिए कि जो उनका मेगा बेस है, सपोर्ट बेस है, वो कहने लगा कि ये पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी किसकी है, हमें बताओ, इजराइल की है या अमेरिका की है। वो साबित करने के लिए तमाम चीजें अब हो रही हैं। लेबनान पे आ जाते हैं, चंद लम्हों में बता दूं कि लेबनान को लगाम जरूर देंगे, क्योंकि अगर लगाम लगाम नहीं दिया इसराइल को लेबनान पे हमला करने पर, और इसराइल का असल मसला फंसा क्या हुआ है, इसराइल कह रहा है कि ठीक है हम बंद करते हैं, अब हम हमला नहीं करते, लेकिन इसराइल कहता है जो 20% हमने कब्जा किया है जगह, इस 20% पे हमें मुसलत रहने दो। ईरान नहीं मानता है। सर आखिर में मुझे ये बताइएगा, आप चूंकि मिडल ईस्ट में सर्व कर चुके हैं, आप वहाँ की अप्रोच को समझते हैं, और इस सारे मामले में मिडल ईस्ट जो है वो भी बहरहाल एक पार्टी है, अप्रोच वहाँ पे सर क्या होगी इस वक्त? और इस रीजन में जो ईरान का जो नया चेहरा उभर कर सामने आया है, अगर मुआहिदा हो जाता है, क्या मशरक़ वुस्ता के ममालिक एक्सेप्ट करेंगे ईरान के इस रोल को जो अब लग रहा है कि मुस्तकबिल में इस रीजन में ईरान का होगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो वो कंट्रोल की बात कर रहे हैं? मैं इसको इस पैराहे में बता देता हूँ कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ रफ्तार जो जारी थी, स्लो थी, अब बड़ी तेज हो गई ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद। और ईरान अब इस पूरे पैराडाइम में सिक्योरिटी कैलकुलस जो मिडिल ईस्ट का है, ईरान उसमें एक प्लेयर है और उसको मानना शुरू कर दिया है, माँ सिवाय एक कंट्री के जिसके के 3 जजीरे ईरान ने कब्जा किए हुए 1970 से। उसके अलावा तकरीबन तमाम कंट्रीज मान रहे हैं कि हाँ ईरान को इस कैलकुलेशन में शामिल किया जाए। और इसीलिए आपने ये जो पिछले दिनों गुफ्तगू सुन रहे हैं और जिसके काम जारी भी है, वो ये है कि किसी तरीके से ईरान को भी इस सिक्योरिटी पैक्ट में जो मिडल ईस्ट का है इसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाए। और ये चीज क्योंकि चाइना रशिया भी इसमें इंटरेस्टेड है, होता नजर आ रहा है, इसमें कुछ बरस लगेंगे, लेकिन उनका पूरी हमारे गल्फ कंट्रीज का दम निकला हुआ है, इसलिए उनको पता है कि दोबारा ये जंग शुरू हो गई, अभी वो 2-4 साल पीछे चले गए, फिर वो 10-15 साल पीछे चले जाएंगे, और फिर उनके पास ये जो जितने भी मजे हैं इनके गल्फ कंट्रीज के सारे खत्म हो जाएंगे, वो दोबारा बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इन्वेस्टर डॉक्टर जमीन अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वाशिंगटन से दुर्र अकरम हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली व्हाइट हाउस में इस वक्त अप्रोच क्या है, जो बातें, जो स्टेटमेंट्स हम प्रेसिडेंट ट्रंप की, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की सुन रहे हैं रिगार्डिंग नेतन्याहू, क्या एक्चुअली ये अप्रोच है इस वक्त इस दहेज पर पहुंचा दिया है नेतन्याहू ने कि वो इतने एग्रेसिव हो गए हैं अब टुवर्ड्स इजराइल, या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है? ब्रेक के बाद इसको जानेंगे, किन्हें जाएगा। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सियासी करियर में मकबूलियत की निचली तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। क्या ये वजह है कि वो बड़े डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं ईरान के साथ डील के हवाले से? फिर हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज से अमेरिका से इजराइल को लेकर जो आवाज़ें उठ रही हैं, वो लग रहा है कि शायद अमेरिका भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा नेतन्याहू की हरकत को। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाइट हाउस में इस वक्त अप्रोच क्या है, और जो डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2-3 रोज में ईरान के साथ एक अच्छी डील हो सकती है, जुमे को हो सकती है, हफ्ते को हो सकती है, अगले हफ्ते के आगाज में हो सकती है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? और प्रोग्राम के हिस्से में इसको जानने के लिए वाशिंगटन से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं दुर्र अकरम, एडिटर हैं डेली टाइम्स वाशिंगटन डीसी की। दुर्र अकरम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द अप्रोच इन व्हाइट हाउस, क्या सोच क्या रहे हैं वो लोग? ये हम सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं जी कि 2-3 रोज में ईरान के साथ अच्छी डील हो जाएगी, इस हफ्ते के आखिर में ईरान के साथ अच्छी डील हो जाएगी, अगले हफ्ते के आगाज में ईरान के साथ अच्छी डील हो जाएगी, लेकिन जो अदरवाइज चीजें हैं वो तो स्टेटस को सेम है वहां पर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आज भी ऐसी ही स्टेटमेंट सामने आई है कि शायद हम बहुत जल्दी रिजॉल्व करने वाले हैं, और जेडी वैंस की तरफ से भी यही स्टेटमेंट सामने आई है कि वी डू नॉट रियली थिंक कि ये कोई दलदल है जिसके अंदर अमेरिका फंस जाएगा। मतलब ये कि शायद वो इशारा कर रहे थे कि ये अफगानिस्तान नहीं है जहां पर हम 20 साल या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए फंसे रहेंगे। ये तो एक इमोशंस की बात है जो वॉशिंगटन में है, और जाहिर सी बात है हर मुल्क को ही अपने आप को डिफेंड करना होता है, और उसी क्योंकि सेनेट की हेयरिंग हो या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो, हर जगह पर इन्हें ग्रिलिंग का सामना तो करना पड़ रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉर पावर्स बिल के उसमें की सूरत में सामने आई थी, जो कि हिस्टोरिक था, क्योंकि 4 रिपब्लिकन नॉमिनीज ने भी फेंस को क्रॉस करके डेमोक्रेट्स के साथ साइड किया और कहा कि नहीं,
अब प्रेसिडेंट को ये हक हासिल नहीं है कि वो वॉर को कंटिन्यू कर सके। सही। ये तो ग्राउंड रियलिटी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी शायद रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जो निगोशिएशन का प्रोसेस है ये ऑन गोइंग है, अभी इसके अंदर कोई खात्मा नहीं हुआ और ये कोई कंक्लूजन की तरफ अगर नहीं जाता हुआ नजर आ रहा तो ये ग्राउंड बैक टू जीरो पोजीशन की तरफ भी जाता हुआ नहीं नजर आता। नहीं तो वैसे अगर आपसे आपका मैं एनालिसिस पूछूं, आपको वाशिंगटन में रहकर आपको ये लग रहा है कि हकीकतन अगले 2-3 रोज में या चले एक हफ्ते के अंदर हम किसी इनिशियल जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट की तरफ या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकते हैं अमेरिका और ईरान? I don't think so. I think that would be aiming for the stars. लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसराइल से भी बात की, ईरान से भी बात की और जो मंडे वाला जो सीज फायर है वो अब तक जो है वो कंटिन्यूड है। जिस तरीके से वीकेंड पे सिचुएशन स्पाइरल होती हुई नजर आ रही थी हालात उससे तो अब मुख्तलिफ है। तो विच एक्चुअली हिंट एट द फैक्ट कि शायद जो एक्टिव नेगोशिएशंस हैं वो इस टाइम इनके चैनल्स तेहरान के साथ भी चल रहे हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की मीडिएशन तो है और वो भी हमें इंटीरियर मिनिस्टर नकवी के तेहरान के ट्रिप से नजर आया कि वो भी चल रही है और वो एक्टिव है। हाँ लेकिन क्योंकि दिहाइयों पे मुहित की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये एक मीटिंग में खत्म नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमेशा ये बात कही है कि मैं लंबी वॉर्स का कायल नहीं हूँ, पहले तो वो कहते थे मैं वॉर्स का ही कायल नहीं हूँ, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं लंबी वॉर्स का कायल नहीं हूँ, मैं वॉर्स को जल्दी जल्दी कंक्लूड करता हूँ। और उसके अंदर वो हर दफा पाकिस्तान इंडिया को कोट करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो सीज फायर था वो उन्हीं की वजह से हुआ था और इंडिया की तरफ से उन्हें ऑफर गई थी, उन्हें रिक्वेस्ट गई थी और इस रिक्वेस्ट को उन्होंने मीडिएट किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनकी रिक्वेस्ट को सुना। तो ये तो बात है, लेकिन ऑप्टिक्स भी बहुत मैटर करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर मिड टर्म्स आने वाले हैं और मिड टर्म्स के अंदर अगर रिपब्लिकन्स को शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो जो अदर हाफ प्रेसिडेंसी एग्जैक्टली प्रेशर है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट से जब मिड टर्म से मुतालिक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो अप्रोच की तब्दीली हमें थोड़ी सी व्हाइट हाउस में नजर आ रही है और समहाउ गुज़िश्ता चंद रोज से एक कॉम्प्रोमाइजिंग टोन भी दिखाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी वजह यही है कि मकबूलियत का ग्राफ बदस्तूर गिरता जा रहा है और अब डेमोक्रेट्स भी रिपब्लिकन्स जो है वो भी उन्होंने भी जो है वो उनके खिलाफ वोट दिया और अब मिड टर्म्स का प्रेशर है उन पर। अच्छा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वॉशिंगटन में ये बातें सुनती हुई नजर आती हैं, ये बातें गर्दिश करती हुई नजर आती हैं कि ट्रम्प के एडवाइजर से ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद इस वॉर को खत्म करने के और रिजॉल्व करने के हक में हैं और वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। वो इस मामले को खुद लटकाना नहीं चाहते एज अपोज टू द हॉक्स इन वॉशिंगटन डीसी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पिक्चर उन्हें दिखाई गई थी मार्च से पहले कि सिर्फ एक स्ट्राइक होगी और उसके बाद जो आम ईरानी है वो खुद वॉशिंगटन डीसी का और इसराइल का जो एजेंडा है उसको पूरा कर देगा, वो नहीं हुआ, वो होता हुआ नजर नहीं आया, होना भी नहीं था। जाहिर सी बात है जो एयर स्ट्राइक्स है उससे तो तख्ता नहीं बदलता हुआ नजर, तख्ता नहीं बदला कभी और ना ही बदला, ईरान के केस में भी नहीं बदला। तो ये बात तो बदस्तूर कायम है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी भी काविशें और कोशिशें हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फिर सोशल मीडिया पे उनके बयानात क्यों बदलते हुए नजर आते हैं, तो दैट गोज मोर टू हिज पर्सनालिटी एज अ प्रेसिडेंट नॉट टू हिज पॉलिसीज। बहरहाल वो डोनाल्ड ट्रम्प हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू को लेकर भी अप्रोच थोड़ी तब्दील दिखाई दे रही है। इवन अभी उन्होंने जो रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया गालिबन फॉक्स न्यूज़ को, उसमें भी उन्होंने एडमिट किया कि उनकी नेतन्याहू के साथ जो कॉल थी उस पर बड़े हार्श अल्फाज का इस्तेमाल किया। अभी मैं आज जेडी वेंस की स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुमकिन मुआहदा है उसमें अमेरिकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी है, फिर चाहे इजराइल ये पसंद करे या ना करे। तो ये अब मामला अगर यहां तक आ गया कि इजराइल इसको पसंद करे या ना करे, ये अपेरेंटली चीजें दिखाने के लिए ये सब कुछ है या एक्चुअली ये अप्रोच अब प्रिवेल कर रही है व्हाइट हाउस में? मैंने आज ही, दिस इज अ वेरी एप्ट क्वेश्चन, मैंने आज ही अपना एक एनालिसिस डेली टाइम्स में फाइल किया था जिसके अंदर मैंने इसी को जक्सटापोज किया था कि कैसे नेतन्याहू की जो पोजीशन है और उसके बारे में उसके खिलाफ जो अपोजिशन होती है व्हाइट हाउस में और जो हैंडलिंग है वो कैसे चल रही है। एंड आई हैव कोटेड फॉर्मर फर्स्ट लेडी जो बाइडेन की बीवी के मेमोयर को मैंने कोट किया कि वो भी किस तरीके से उन्होंने खुद अपने मेमोयर में इस बात का जिक्र किया कि वो पोस्टेड नोट्स छोड़ती थी जो बाइडेन के लिए अक्टूबर 7 के ऑफेंसिव के बाद कि बी स्ट्रांग अगेंस्ट बीबी एंड डोंट लेट हिम टेक अवे योर गुडनेस। इस बात का मतलब ये कि प्रेशर तो हर प्रेसिडेंट के ऊपर रहा है और जाहिर सी बात है एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस है जिसको वीटो करना या जिसको ओवरटर्न करना
मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ पेंटागन का अगर आप क्रिटिकल थ्रेट असेसमेंट लेवल को देखें और उसके बाद इनके ये देखें कि जो ऑपरेशंस अगेंस्ट इसराइली स्पाइज होते हैं, और साथ ही साथ अब वॉशिंगटन में ऑफिशियल्स खुद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि क्योंकि इसराइल इज नॉट रियली अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस जो वॉशिंगटन और ईरान के दरमियान चल रही हैं, तो और इसराइल को ये बात जाहिर है उसके लिए ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसराइल की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन है कि उसने ईरान को सेक्लूडेड रखना है, ईरान को सैंक्शंस के अंडर रखना है और इस पोजीशन में नहीं आने देना कि वो कभी इसराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सके। तो मेरा ख्याल है फिर बातें कुछ क्लियर होना समझ आ जाती हैं, कुछ क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच दुर्र अकरम। आपने प्रोग्राम काला नाज़रीन वाशिंगटन से दुर्र अकरम हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।